आइए बच्चों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के अध्याय उपकल्पनाओं के बारे में जानते हैं। उपकल्पना। आइए बच्चों, हम आज तीसरा अध्याय उपकल्पना के बारे में जानते हैं। उपकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच अनुमानित विवरण है। यह अनुमान है जिसका परीक्षण करना अभी बाकी है। अधिकांश अनुसंधानों का उद्देश्य या तो उपकल्पनाओं का निर्माण करना होता है या निर्मित उपकल्पनाओं का संकलित सामग्री द्वारा परीक्षण करना होता है। आइए अब हम जानते हैं उपकल्पनाएं का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है। उपकल्पना अंग्रेजी के शब्द हाइपोथेसिस का हिंदी रूपांतरण है, जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, हाइपो तथा थीसिस। प्रथम शब्द का अर्थ कल्पना या काल्पनिक है, जबकि दूसरे का अर्थ प्रस्तावना है। अतः उपकल्पना का शाब्दिक अर्थ ही काल्पनिक प्रस्तावना है। यह साधारणतः ऐसा कथन है जो किसी सिद्धांत, संस्कृति, उपमा या व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त किया जाता है, परंतु इसमें कोई नई बात कही जाती है जिसकी जांच परख की जानी हो। अतः उपकल्पना से अनुसंधान का विषय निर्दिष्ट किया जाता है, परंतु कोई उपकल्पना सही या गलत है, इसका निर्णय वास्तविक अनुसंधान के आधार पर ही किया जा सकता है। आइए अब हम कुछ परिभाषाएं भी देख लें। गुडे एम हार्ट के अनुसार उपकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम आगे क्या देखना चाहते हैं। एक उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक प्रस्तावना है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु उसका प्रशिक्षण किया जा सकता है। यह तभी सिद्ध हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है। यंग ने इसे कहा है, यह एक कार्यवाहक विचार है जो उपयोगी खोज का आधार बनता है। कार्यवाहक उपकल्पना उसे ही हम मानते हैं। लुंडबर्ग भी कुछ इसी तरह का विचार रखते हैं। उपकल्पना एक काल्पनिक सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता की जांच करना अभी शेष है। प्रारंभिक स्तर पर एक उपकल्पना काल्पनिक विचार या सहज हो सकता है जो कि क्रिया या अनुसंधान का आधार बन सकता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि उपकल्पना एक काल्पनिक प्रस्तावना या विचार है जो सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं की खोज करने एवं विभिन्न चरों में कार्यकरण संबंधों का पता लगाने का आधार बनती है। उपकल्पनाओं के प्रकार। सामाजिक प्रघटनाओं और सामाजिक समस्याओं की प्रकृति बहुत जटिल होती है बच्चों, इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधान में अनेक प्रकार की उपकल्पनाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। आइए हम गुडे एम हार्ट के अनुसार जो उपकल्पनाओं की श्रेणी बताई गई है उन्हें जानते हैं। पहली श्रेणी है अनुभविक समानताएं बताने वाली उपकल्पनाएं। ये वे उपकल्पनाएं हैं जो कि व्यक्ति के सामान्य दैनिक जीवन में प्रचलित विचारधाराओं, मान्यताओं, निषेधों, व्यवहार, प्रतिमानों इत्यादि पर आधारित होती है। ऐसी उपकल्पनाओं का आधार सामान्य ज्ञान है तथा इनका वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है। दूसरी है जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पनाएं। इन उपकल्पनाओं का निर्माण अनुभवाश्रित एकरूपता पर आधारित है। विभिन्न कारकों में तार्किक अंतर संबंधों का परीक्षण करने हेतु इस तरह की उपकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें सामग्री संकलन के पश्चात कारकों के तर्कपूर्ण क्रम को आदर्श मानकर सामान्यीकरण किया जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है विवेचनात्मक चरों से संबंध बताने वाली उपकल्पनाएं। इस प्रकार की उपकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूपों से भी अधिक अमूर्त होती हैं। इनका प्रयोग
परिवर्तन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों के तर्कपूर्ण विश्लेषण करने के साथ साथ अनेक पारस्परिक अंतर्संबंधों का पता लगाने के लिए भी इस तरह की उपकल्पनाओं का उपयोग किया जाता है। एक अच्छी या कार्यवाहक उपकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आइए अब हम इसे जानते हैं। उपकल्पनाओं का निर्माण अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण चरण है, अतः इसके निर्माण में विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। एक अच्छी या कार्यवाहक उपकल्पना में इस तरह के प्रमुख तत्व होना आवश्यक है। पहला है अवधारणात्मक स्पष्टता। उपकल्पना अवधारणा की दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात इसमें भाषा संबंधी स्पष्टता होनी चाहिए। उपकल्पना में प्रयोग किए जाने वाली प्रत्येक अवधारणा एवं शब्द का अर्थ सुनिश्चित एवं स्पष्ट होना चाहिए ताकि इसे सरलता से समझा जा सके। नंबर 2, विशिष्टता तथा यथार्थता। उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित विशेष पहलू से संबंधित होनी चाहिए। यदि उपकल्पना सामान्य है तो इसे विशिष्ट उपकल्पनाओं में विभाजित किया जा सकता है। उपकल्पना का परिसीमन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि यह पूर्णतः विशिष्ट या निश्चित हो जाए ताकि तथ्यों की खोज अपेक्षाकृत सुविधाजनक रूप से की जा सके। नंबर 3, अनुभविक संदर्भ। एक अच्छी उपकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसकी प्रामाणिकता की जांच अनुभवाश्रित रूप से की जा सके। एक आदर्शात्मक नहीं होनी चाहिए क्योंकि आदर्शात्मक निर्णयों को अनिवार्य रूप से अनुभवाश्रित विधि द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। वास्तव में यदि उपकल्पना में अनुभविक सिद्धता का गुण नहीं है तो उसे उपकल्पना हम कह ही नहीं सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं चौथा बिंदु। चौथा जो इसकी विशेषता है वो है सरलता। उपकल्पना का सरल एवं प्रसंग के अनुरूप होना अनिवार्य है, चाहे यह सामान्य व्यक्ति की समझ में न आए। अधिक सरल उपकल्पनाओं को ओक्कम कहा गया है तथा राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में प्रचलित अनेक सरल उपकल्पनाएं अधिक घातक होती हैं। नंबर 5 है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित। एक अच्छी उपकल्पना वह मानी जाती है जिसकी प्रामाणिकता की जांच उपलब्ध प्रविधियों द्वारा की जा सके। यदि उपलब्ध प्रविधियों द्वारा उपकल्पना की जांच संभव नहीं है तो ऐसी उपकल्पना अव्यावहारिक कहलाती है। गुडे एम हार्ट का कहना है, जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना के परीक्षण के लिए कौन सी उपलब्ध प्रविधियां हैं, वह व्यावहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। इनका यह भी कहना है कि सिद्धांत व पद्धति एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। नंबर 6, सिद्धांत से संबंधित। उपकल्पना विषय में प्रचलित किसी न किसी पूर्व निर्मित सिद्धांत से संबंधित होनी चाहिए और साथ ही उसमें सिद्धांत का परिष्कार, समर्थन एवं संशोधन करने की क्षमता होनी चाहिए। उपकल्पनाओं के स्रोत क्या क्या हैं? कहाँ से हम उपकल्पनाओं के लिए जो है सामग्री लेकर आते हैं, तो हम ये जानते हैं उपकल्पनाओं के अनेक स्रोत होते हैं। किसी घटना के बारे में हमारे विचार, हमारे व्यक्तिगत अनुभव एवं प्रतिक्रियाएं, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, सिद्धांतों में पाए जाने वाले अपवाद, समरूप तथा साहित्य इत्यादि उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। गुडे एम हार्ट ने उपकल्पना के ये 4 स्रोत बताए हैं। उपकल्पनाओं के गुडे एम हार्ट ने 4 स्रोत बताए हैं। नंबर 1, सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति उपकल्पना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताएं, प्रथाएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, लोक रीतियाँ, विश्वास, कहावतें इत्यादि उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक स्रोत हैं। सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों जैसे भारत में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, ग्रामीण संरचना, विवाह इत्यादि में होने वाले परिवर्तन भी उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायता देते हैं। गुडे तथा हार्ट का कहना है कि अमेरिकी संस्कृति में व्यक्तिगत सुख को बड़ा महत्व दिया जाता है तथा इससे संबंधित अनेक कारण उपकल्पनाओं के स्रोत हो सकते हैं।
नंबर 2, वैज्ञानिक सिद्धांत। अनेक उपकल्पनाओं का निर्माण स्वयं विज्ञान तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा ही होता है। प्रत्येक विज्ञान में विभिन्न विषयों के बारे में कुछ सामान्यीकरण प्रचलित होते हैं और यह सामान्यीकरण अन्य विज्ञानों में समस्याओं को भी प्रभावित करते हैं। यह सामान्यीकरण तथा इनमें पाए जाने वाले सार्वभौमिक तत्व उपकल्पनाओं के प्रमुख स्रोत हैं। सिद्धांतों में पाए जाने वाले अपवाद भी उपकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। नंबर 3, उपकल्पनाओं के स्रोत का जो तीसरा बिंदु है वह है उपमाएं और समरूपताएं। उपकल्पनाओं के निर्माण में दो भिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली उपमाओं का भी विशेष महत्व है। उपमाओं के आधार पर अनुसंधानकर्ता एक क्षेत्र में पाए जाने वाले तथ्य या व्यवहार को दूसरे क्षेत्र में ढूंढने का प्रयास करता है। यदि दो भिन्न परिस्थितियों में हमें कुछ समानता दिखाई देती है तो स्वाभाविक रूप से अनुसंधानकर्ता के मन में यह प्रश्न पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। अतः विभिन्न व्यवहार क्षेत्रों में पाई जाने वाली समानताएं उपकल्पनाओं के उद्गम में महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आइए आखिरी स्रोत भी इसका हम जान लें, यह है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव की उपकल्पनाओं के निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत है। एक कुशल अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जिन सामाजिक समस्याओं को वह अपने दैनिक जीवन में देखता है उनके प्रति दृष्टिकोण के आधार पर अनेक घटनाओं के संबंध के बारे में उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। परंपरागत व्यवहार में जो परिवर्तन हम देखते हैं उसके बारे में हम जो सोचते हैं या विभिन्न इकाइयों की जो परिवर्तित इस परिस्थितियाँ पाई जाती हैं उनमें भी उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। कुछ नहीं हो गया, वो गायब हो जाता है। अनुसंधान में उपकल्पनाओं का महत्व। उपकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान का, ये अटैचमेंट आ जाता है ना तो दिक्कत दे देता है। उपकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है जो समस्या के परिसीमन एवं उसमें संबंधित तथ्यों के संकलन में सहायता देता है। कोहन एवं नागल का कहना है, हम किसी भी अध्ययन में एक पग आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम उसका प्रारंभ किसी सुझावपूर्ण विवेचना या समस्या के समाधान से न करें। अतः उपकल्पना अनुसंधान का केंद्रीय बिंदु है। इसका क्या महत्व है यह देखते हैं। एक तो अध्ययन के क्षेत्र को सीमित करता है। अनुसंधानकर्ता किसी घटना, इकाई या समस्या का अध्ययन सभी पहलुओं को सामने रखकर नहीं कर सकता। अतः गहन एवं वास्तविक अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना अनिवार्य है। उपकल्पना इस कार्य में हमारी सहायता करती है। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी वस्तु का क्या, कितना और कैसा अध्ययन करना है। अनुसंधान क्षेत्र जितना सीमित होगा त्रुटियों की संभावना उतनी ही कम होती है। नंबर 2, अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करना। उपकल्पना केवल अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में सहायता नहीं देती बल्कि अध्ययन को उचित दिशा भी प्रदान करती है। पीवी यंग का कहना है कि उपकल्पना दृष्टिहीन खोज से हमारी रक्षा करती है। यह हमें पहले से ही इस बात की ओर इशारा करने में सहायता देती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। इससे व्यर्थ परिश्रम बच जाता है और हम एक अच्छी उपकल्पना बना पाते हैं। नंबर 3, अध्ययन में निश्चितता लाना। उपकल्पना अनुसंधान को सुनियोजित एवं सुनिश्चित बनाने में सहायता देती है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सी सूचनाएं कहां से कब प्राप्त करनी है। अतः इससे अनुसंधान में अस्पष्टता एवं अनिश्चितता की संभावना प्रायः समाप्त हो जाती है। नंबर 4, अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करना। उपकल्पना के अध्ययन के उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है क्योंकि किसी अमुक घटना या समस्या के अध्ययन के पीछे अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। उपकल्पना से हमें यह पता चलता है कि हम किसकी खोज करें। निष्कर्ष निकालने में सहायक। उपकल्पना के द्वारा दो चरों में जिस प्रकार के संबंध या अनुमान लगाया जाता है वह अनुसंधान द्वारा या तो सत्य प्रमाणित होता है या असत्य। अतः यह निष्कर्ष निकालने एवं यहाँ तक कि समस्याओं के समाधान निकालने में सहायक सिद्ध हो सकती है। और लास्ट जो इसका महत्व है वह है सत्यता की खोज करने में सहायक।
उपकल्पना अध्ययन को स्पष्ट एवं निश्चित बनाकर प्रमाणित आंकड़ों के कारण सत्यता की खोज में सहायता देती है, क्योंकि उपकल्पना की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जाती है। उपकल्पना एक अच्छी बने, इसके लिए हमने उपकल्पना में अटूट विश्वास होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता ने अपने अनुभव आश्रित होना चाहिए और उस पर अटूट विश्वास होना चाहिए। तथ्य संकलन भी उसने अच्छे से करना चाहिए और पक्षपात से रहित होना चाहिए, तभी एक अच्छी उपकल्पना का निर्माण हो पाएगा। यह उपकल्पना की सीमाएं हैं। तो बच्चों, आज हमने उपकल्पना के बारे में जाना। मैं आशा करती हूँ कि आपको उपकल्पना क्या है यह समझ में आया होगा। चलते चलते बच्चों यह बता दूँ कि सामाजिक सर्वेक्षण में तो उपकल्पना बनाई जाए तो भी ठीक है, न बनाई जाए तो भी ठीक है, लेकिन सामाजिक अनुसंधान में यानी शोध में, रिसर्च में उपकल्पना का होना अति आवश्यक है। इसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं। तो बच्चों, अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे।